आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी दैट इज द सेल सिग्नलिंग। हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के हवाले से कि किस तरह सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह से वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को जनरेट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे बल्कि इसके अलावा हम उसके मैकेनिज्म्स के हवाले से और पाथवेज के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि सेल सिग्नल बेसिकली है क्या। सेल सिग्नलिंग सेल्स का एक ऐसा सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जैसा कि नाम से जाहिर है इट्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ना सिर्फ सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है बल्कि उसके अलावा सेल के फंक्शंस और सेल के डिफरेंट जो इंटरेक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट भी करता है। हमारे सेल्स अपने नेबरिंग सेल्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सब सेल सिग्नलिंग का पार्ट है। इसी तरह अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके क्या इंटरेक्शन है, अपने इन्वायरमेंट के साथ वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, दिस ऑल इंक्लूड्स इन द सेल सिग्नलिंग। ये सब सेल सिग्नलिंग के अंदर इंक्लूडेड है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो इस मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं दे ऑल हैव देयर ओन सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म, वन वे और द अदर उनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम मौजूद होता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम उनमें मौजूद होता है। सेल्स सेल सिग्नलिंग का जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज द रेगुलेशन ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए सेल सिग्नलिंग को यूज किया जाता है। इसके अलावा सेल्स होम्योस्टेसिस या इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए सेल सिग्नलिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई थर्मो रेगुलेशन है या ऑस्मो रेगुलेशन है, उस सारे के लिए सेल सिग्नलिंग का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सेल डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट के अंदर भी इसको यूटिलाइज करते हैं। डिफ्रेंसिएशन मतलब एक सेल ने कौन से डिफरेंट टाइप्स के अंदर डेवलप होना है, उसके अलावा सेल ने कब डिवाइड होना है, कब उसने एपोप्टोसिस परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। अब हम सेल सिग्नलिंग के एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सेल नजर आ रहा है, इट्स अ वेरी कन्वेंशनल एनिमल सेल, और यहाँ पर दिस इज अ सिग्नल, ये एक सिग्नल है जो कि आ रहा है। अब ये जो सिग्नल है ये अटैच होगा विद दिस स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ऑन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसेप्टर। ये सिग्नल आके रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ और उसने उस सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स को जनरेट किया एंड दैट रिस्पॉन्स इज द सेल डिवीजन। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल सिग्नलिंग का कि किस तरह एक सिग्नल आया और उसने एक रिस्पॉन्स को जनरेट किया। अभी हम आगे चल के सेल सिग्नलिंग को डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल सिग्नलिंग के कौन से स्टेप्स हैं और कौन से कंपोनेंट्स हैं। देयर आर बेसिकली थ्री स्टेप्स इन सेल सिग्नलिंग। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल, सिग्नल को रिसीव करना। द सेकंड स्टेप इज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो सिग्नल आया है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। एंड द थर्ड स्टेप इज द जनरेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोडक्शन या उसकी जनरेशन भी सेल सिग्नलिंग का ही पार्ट है। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो एक सिग्नल मॉलिक्यूल है ये आया और ये इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुआ। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिसेप्टर। सो द सिग्नल मॉलिक्यूल केम एंड इट वाज अटैच्ड विद द रिसेप्टर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेप्शन। उसके बाद वंस इट एंटर्ड इनटू द सेल, तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट से गुजरता है। इस सीरीज ऑफ इवेंट्स के अंदर द सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड, द सिग्नल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, और उसके बाद ये अपनी टारगेट से जो टारगेट साइट है उसके ऊपर पहुंचकर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। सो दीज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। इन्हीं स्टेप्स के बेसिस के ऊपर हम सेल सिग्नलिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। सेल सिग्नलिंग के चार मेजर कंपोनेंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल सिग्नलिंग इज अ लाइगैंड। लाइगैंड कहते हैं एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि दिस इज अ लाइगैंड, इसको हम लाइगैंड भी कह सकते हैं। द सिग्नल मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज लाइगैंड। ओके, दिस लाइगैंड इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल सिग्नलिंग। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर्स नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर आके लाइगैंड्स बाइंड करते हैं। द थर्ड कंपोनेंट इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिग्नल इनटू अ रिस्पांस। ये उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना और इस फॉर्म के अंदर लेकर आना सो दैट इट कैन जनरेट अ रिस्पांस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिग्नल ट्रांसडक्शन।
ये जो इनका रिस्पॉन्स है, ये कुछ खास किस्म के इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कैरी आउट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द इफेक्टर प्रोटीन्स एंड दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द सेल सिग्नलिंग। बेसिकली सेल सिग्नलिंग के चार कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द लिगेंड्स, दैट इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। द सेकंड वन इज द आर द रिसेप्टर्स, ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर लिगेंड आके बाइंड करेगा। एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल सिग्नलिंग इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिग्नल कन्वर्ट होता है इनटू अ फॉर्म दैट कैन जनरेट अ रिस्पांस। एंड द लास्ट पार्ट इज द इफेक्टर प्रोटीन्स, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि उस रिस्पांस को एग्जीक्यूट करते हैं, कैरी आउट करते हैं। इसके बाद जो बायोलॉजी की ब्रांच जो कि सेल सिग्नलिंग के साथ डील करती है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम्स बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल सिग्नलिंग नेटवर्क्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में सिस्टम्स बायोलॉजी हेल्प करती है। और इसके अलावा जब इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है तो उसकी वजह से कौन सी चेंजेस आती हैं, इन तमाम चेंजेस को अंडरस्टैंड करने में भी जो ब्रांच इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम्स बायोलॉजी। इस ब्रांच को हम सिस्टम्स बायोलॉजी कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम से आपको थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट सिग्नल्स दैट आर कमिंग विद इन द सेल। और जैसे ही सेल ने इन सिग्नल्स को रिसीव किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल्स कितने मल्टीपल इंट्रैक्शंस कर रहा है, कितने मल्टीपल पाथवेज हैं जिनसे ये गुजर कर इवेंचुअली इट इज रीचिंग एट देयर साइट ऑफ एक्शन, जो कि जीन रेगुलेशन, मतलब डीएनए का कोई पार्ट होगा, कोई जीन होगा जहां तक ये पहुंच रहे हैं आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस। और उसके बाद एक रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम और इसके अंदर मल्टीपल पाथवेज इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल पाथवेज का आपस में इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, और तब जाकर हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, सेलुलर रिस्पॉन्स मिलता है। इसके बाद हम जो कंपोनेंट्स हैं सेल सिग्नलिंग के, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट आर द लाइगेंड्स। लाइगेंड्स जिन्हें हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। लाइगेंड्स आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स टू इनिशिएट सेल सिग्नलिंग। लाइगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होते हैं और ये सेल सिग्नलिंग को इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिग्नल दैट इज कमिंग, और ये जाकर अटैच हो रहा है अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जो कि सेल की सरफेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। तो ये लाइगेंड उसके साथ अटैच हो रहा है। लाइगेंड की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो दे कैन बी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी पेप्टाइड्स, दे कैन बी हार्मोन्स, और दे कैन बी ऑफ वेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत ज्यादा वेरी करती है, जिस तरह यहाँ पे बताया गया, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा देयर आर वेरियस अमाइनो एसिड्स जो कि एक्ट कर सकते हैं एज लाइगेंड्स। देयर आर वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक्ट करते हैं एज लाइगेंड्स। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स कैन आल्सो एक्ट एज लाइगेंड। सो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन हम लाइगेंड्स को जनरली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स। ऐसे लाइगेंड्स जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, पोलर हैं नेचर में, वाटर लविंग हैं, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स। ये वो लाइगेंड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। They have to attach with a receptor that is present outside the cell. Because of their hydrophilic nature, they are not able to cross the plasma membrane. इसके अंदर different protein hormones included होते हैं। उसके अलावा जो सेकंड टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स। हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स वो हैं, या फिर इनके लिए एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, वी आल्सो कॉल देम एज लिपोफिलिक लाइगेंड्स। इन्हें हम लिपोफिलिक लाइगेंड्स भी कहते हैं। सो लिपोफिलिक लाइगेंड्स या हाइड्रोफोबिक लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स हैं जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, आइदर इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस, ये वहां पर मौजूद होते हैं। इनकी जो मेजर एग्जांपल है उसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, अगर हम लाइगेंड्स की टाइप्स की बात करें तो हम उनको बेस्ड ऑन ओरिजिन चार डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज द ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जो कि सेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उसका सिग्नल भी वही सेल दे रहा होता है और उनका रिसेप्टर भी उसी सेल के ऊपर मौजूद होता है। इसको हम सेल्फ सिग्नलिंग भी कहते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज सेल्फ सिग्नलिंग। द सेकेंड टाइप इज द पैराक्राइन। पैराक्राइन लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि नियर बाय सेल्स, मतलब जो सिग्नल जो सेल रिलीज कर रहा है और जो सेल रिसीव कर रहा है, उन दोनों के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसे लाइगेंड्स को हम कहते हैं पैराक्राइन लाइगेंड्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय अ नियर बाय सेल्स। द थर्ड टाइप इज एन एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन लाइगेंड, सॉरी।
एंडोक्राइन लाइगेंड्स, आई होप आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पता है। एंडोक्राइन लाइगेंड्स ऐसे लाइगेंड्स हैं विच जिनकी जो साइट ऑफ सिक्रीशन है और जिनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होता है। इसके अंदर हमारे जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। ऐसे लाइगेंड्स, दीज लाइगेंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज हार्मोन्स। जो लास्ट टाइप है उसके अंदर दैट इज कॉल्ड एज जक्स्ट्राक्राइन लाइगेंड्स, जक्स्ट्राक्राइन नॉट जक्स्ट्रा, जक्स्ट्राक्राइन लाइगेंड्स ये सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट होते हैं। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल है और इसने एक सिग्नल को रिलीज किया। दिस इज अ सिग्नल दैट इज बीइंग, दिस इज द लाइगेंड और द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय दिस सेल एंड इट इज रिसीव्ड बाय अनदर सेल और वो सेल इसके साथ इस तरह कांटेक्ट में आ रहा है। अब आप इधर देख रहे हैं कि ये सिग्नल अपने जिस सेल ने इसको सिक्रीट किया उसके साथ भी अटैच्ड है और ड्यूरिंग दैट ये इसके अंदर एक रिस्पॉन्स को भी जनरेट कर रहा है। ऐसा जो सेल कांटेक्ट डिपेंडेंट लाइगेंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं जक्स्ट्राक्राइन लाइगेंड्स। जक्स्ट्राक्राइन लाइगेंड्स को आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी तीन लाइगेंड्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डायग्राम जरा देख लेते हैं। पहली इसके अंदर एग्जांपल जो है वो है एंडोक्राइन लाइगेंड्स के हवाले से। एंडोक्राइन लाइगेंड्स में आप देख सकते हैं दिस इज अ सिग्नलिंग सेल जिसने अपना सिग्नल को रिलीज किया और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वी कॉल देम एज हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जा रहे हैं इनटू द ब्लड, इनके जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड के थ्रू होती है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए इवेंचुअली दे आर रीचिंग टू देयर टारगेट सेल। इस तरह की सिग्नलिंग को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। द सेकंड टाइप ऑफ द सिग्नलिंग इज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर ये जो दोनों सेल्स हैं द सिग्नलिंग सेल एंड द टारगेट सेल्स दे आर नियर बाय टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। जो थर्ड टाइप है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जिसको हमने सेल्फ सिग्नलिंग भी कहा था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वही सेल एक सिग्नल को जनरेट कर रहा है और वही सेल उस सिग्नल को वापस रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोक्राइन या सेल्फ सिग्नलिंग। आई होप आपको लाइगेंड्स की टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेल सिग्नलिंग एंड दैट इज द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर द प्रोटीन्स दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम लाइगेंड्स, ये लाइगेंड्स से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और साथ साथ ये एक सेलुलर रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करता चलूं अपॉन द लास्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कि इनके लिए सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करना, ट्रिगर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मल्टीपल प्रोटीन्स जो कि लाइगेंड्स के साथ अटैच तो होते हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं। क्या ऐसे प्रोटीन्स को हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कॉल देम एज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के लिए सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करना बहुत जरूरी है। हम रिसेप्टर्स को उनकी सेलुलर लोकेशन की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड ऑफ द सेल दे आर प्रेजेंट एंड अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बाइंड करते हैं विद हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स। जैसे कि अभी हमने लाइगेंड्स के एग्जांपल में पढ़ा कि हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इनके जो रिसेप्टर होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द plasma membrane. The second type of the receptors are intracellular receptors. इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल, तो ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं दोज काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं विद द स्टीरॉइड्स, ऐसे लाइगेंड्स जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर हों या लिपोफिलिक इन नेचर हों जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे लाइगेंड्स अटैच होते हैं विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इनको अगर हम डिटेल के अंदर देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो पहली डायग्राम है इसके अंदर दीज आर द सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स और इनके साथ ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक लाइगेंड आके इसके साथ अटैच हो रहा है। अच्छा, दूसरी पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइगेंड है ये हाइड्रोफोबिक है इन नेचर और इट कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका जो रिसेप्टर है इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। डिफरेंट लाइगेंड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दे कैन बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल और दे कैन बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल। सेल के अंदर रिसेप्टर्स का मौजूद होना दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट सेल सिग्नलिंग पाथवेज के। देयर आर टू मेजर सेल सिग्नलिंग पाथवे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटीन हार्मोन्स पाथवे एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज स्टीरॉयड हार्मोन्स पाथवे। जो प्रोटीन हार्मोन पाथवे है इसके अंदर प्रोटीन्स चूंकि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं तो दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो ये बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ। वंस दे बाइंड विद द सेल सरफेस रिसेप्टर ये एक्टिवेट करते हैं सेकंड मैसेंजर्स को, फॉर एग्जांपल कैम्प। कैम्प एक बहुत फेमस सेकंड मैसेंजर है या फिर कैल्शियम आयंस आल्सो एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर।
वंस द सेकंड मैसेंजर इज एक्टिवेटेड, उसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसके अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई भी किया जाता है और उसके नतीजे में एक सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में इंसुलिन, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीनिशियस हार्मोन्स, और जितने भी प्रोटीनिशियस हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन हार्मोन्स पाथवे को फॉलो करते हैं। इसको जरा डिटेल में समझने के लिए लेट्स सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर इज अ लाइगेंड एंड दिस लाइगेंड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये क्रॉस कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये हाइड्रोफिलिक लाइगेंड आकर अटैच करेगा विद दिस रिसेप्टर, दिस इज द रिसेप्टर। ये इस रिसेप्टर के साथ आके अटैच करेगा एंड अपॉन अटैचमेंट विद दिस रिसेप्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विल हैपन, और उनके अंदर एक जो इवेंट है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज। एडिनाइलाइल साइक्लेज इज एन एंजाइम, और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये कन्वर्ट करता है एटीपी को इनटू साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक कैंप इज बेसिकली साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो ये कन्वर्ट करता है एटीपी को इनटू द साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसके नतीजे में हमारे पास दो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस भी रिलीज होंगे जो कि बाकी सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। ये जो कैंप है, दिस कैंप विल एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर, इट विल एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। इफ इट इज अ सेकंड मैसेंजर, विच वन विल बी द फर्स्ट मैसेंजर? ये जो लाइगेंड है हमारे पास, ये जो लाइगेंड है, दिस विल बी द फर्स्ट मैसेंजर, बिकॉज सारा जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो इस लाइगेंड के अटैचमेंट की वजह से हो रहे हैं, इस सिग्नल की वजह से हो रहे हैं। सो इस सिग्नल को हम कहते हैं कि इट्स द फर्स्ट मैसेंजर एंड कैंप इज द सेकंड मैसेंजर। ये जो सिग्नल आया था उस सिग्नल को अब ये कैंप कैरी करेगा विद इन द सेल, और ये डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ अटैच होता हुआ इवेंचुअली ये जनरेट करेगा एक सेलुलर रिस्पॉन्स को। सो दिस इज द होल ऑफ द प्रोटीन हार्मोन पाथवे। इसको हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अ हाइड्रोफिलिक लाइगेंड केम एंड अटैच्ड विद द सेल सरफेस रिसेप्टर, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई एंड इट एक्टिवेटेड द एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम, और इस साइक्लेज एंजाइम ने एटीपी को कन्वर्ट किया इनटू साइक्लिक एएमपी के अंदर, और ये साइक्लिक एएमपी एक्ट करेगा एज अ सेकंड मैसेंजर और कैरी करेगा सिग्नल को टू द टारगेट साइट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर टारगेट साइट है, जो टारगेट जीन्स हैं उन तक लेके जाएगा, और उसके नतीजे में एक सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। जो सेकंड टाइप है सेल सिग्नलिंग पाथवे की, दैट इज कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन्स पाथवे। स्टीरॉयड हार्मोन्स पाथवे रिलेटिवली सिंपलर हैं फ्रॉम द प्रोटीन हार्मोन्स पाथवे। उसकी रीजन ये है कि स्टीरॉयड्स हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेरी इजीली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, और ये लिपोफिलिक भी हैं, तो इस वजह से इनके लिए इसको क्रॉस करना सेल मेम्ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये इजीली उसको क्रॉस करके ये जाएंगे, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म और विद इन द न्यूक्लियस। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे तो दे विल फॉर्म अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और वो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो अपनी टारगेट जीन के ऊपर जाएगा और वहां से एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। दैट रिस्पॉन्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी प्रोटीन्स, एनी एंजाइम्स एक्सेट्रा। इस पाथवे को समझने के लिए ज़रा हम इस डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एग्जांपल्स में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा हमारे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्स हार्मोन्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो इस डायग्राम को ज़रा हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइगेंड आ रहा है, दिस लाइगेंड इज अ स्टीरॉयड लाइगेंड, और स्टीरॉयड लाइगेंड का मतलब ये है कि ये लिपोफिलिक है और ये बड़ी इजीली क्रॉस कर लेगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये जाएगा जैसे ही साइटोप्लाज्म में, तो इस वाले स्टेरॉयड हार्मोन का जो रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। उसके बाद इट विल रीच टू इट्स टारगेट साइट, जो टारगेट साइट है वहां पर पहुंचेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा और एक रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगा। दिस इज द पाथवे ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने सेल सिग्नलिंग को पढ़ा, सेल सिग्नलिंग होती क्या है, लाइगेंड्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने सेल सिग्नलिंग के दो मेजर पाथवेज को पढ़ा। हमने प्रोटीन पाथवेज को भी पढ़ा। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने प्रोटीन हार्मोन्स के पाथवे को स्टडी किया, और उसके साथ साथ हमने स्टीरॉयड हार्मोन्स पाथवे को भी स्टडी किया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह।